हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडीज क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इतिहास का परिचय रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू आपके लिए अपन इतिहास की क्लासें बनाते रहेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इतिहास की यदि हम बात करते हैं कि भारत के इतिहास की लें या प्राचीन इतिहास, कोई भी इतिहास का पार्ट उठाते हैं, पहले इतिहास के पार्ट हमें जानना होगा कि इतिहास के पार्ट कैसे थे। देखिए, इतिहास के पहले पार्ट को कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, एक को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल और एक को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। थोड़ा सा इनको डेफिनेट कर लेते हैं। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? उस काल की घटनाएं जिनका अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई लिखित अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। इतिहास का वह काल जिसका आज तक हमें किसी प्रकार का कोई लिखित अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। बिल्कुल आराम से आपको इस डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद है प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके हमें लिखित अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, वह काल जिसके हमें लिखित अवशेष तो प्राप्त हुए हैं लेकिन वो अवशेष पढ़े नहीं जा सके हैं, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ऐतिहासिक काल वह काल होता है कि वह समय काल जिसके हमें लिखित अवशेष प्राप्त हो गए और जिनको हमने पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली, उस काल को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब मैं इसको आपको बता रहा हूं कि कहां से कहां तक हम कौन कौन से काल पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो देखिए, इतिहास के काल हो गए। आदि ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें, एक आदि ऐतिहासिक काल हो गया, एक प्राग ऐतिहासिक काल हो गया और एक ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आदि ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल को 3 पार्टों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, देखो आदि ऐतिहासिक काल को कहते हैं पाषाण काल भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? पाषाण काल भी बोल सकते हैं। पहला जो पार्ट आएगा पूरा पाषाण काल होगा। क्या होगा? पूरा पाषाण काल होगा। पहला पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? पूरा पाषाण काल होता है। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। कौन सा होता है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है नव पाषाण काल। तीसरा कौन सा होता है? नव पाषाण काल होता है। क्लियर है। तो 3 पार्ट हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर है। जो पूरा पाषाण काल है इसका समय काल कहां से कहां तक, देखो अब मैं इन सभी के समय काल बताने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर लिख देता हूं टाइम पीरियड, समय काल। तो इनके समय काल निम्न प्रकार से हैं। पूरा पाषाण काल को कहा जाता है अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो क्या कहा जाता है दोस्तों? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दोस्तों 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कहां तक माना जाता है? 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद है नव पाषाण काल। ये 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। तो ये समय काल आपको याद हो जाएंगे कि जो अपना पूरा पाषाण काल है वो अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक है।
यदि मध्यपाषाण काल की बात करते हैं हम तो 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक है, और यदि नवपाषाण काल की हम लोग बात करते हैं तो 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक है। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर आकर नहीं रुकती है। अब हम चलेंगे प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। पहला जो पार्ट है उसे कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। क्लियर है? और जो दूसरा पार्ट जो है उसे कहा गया है वैदिक सभ्यता। उसे क्या कहा गया है? वैदिक सभ्यता कहा गया है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कार्बन पत्ती C14 के आधार पर यदि बात करेंगे तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। लेकिन इसका समयकाल यदि इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस आधार पे इसको क्या कह दिया, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। लेकिन कार्बन पत्ती C14 के आधार पर अभी यदि हम मानेंगे तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है कार्बन पत्ती C14 के आधार पर। क्लियर है? अब देखिए, वैदिक सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसका समयकाल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। और दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व से और जो भी हम बाद की बातें पढ़ते हैं वो हम इनको अलग अलग पार्ट में भी बांट सकते हैं दोस्तों। 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो प्राचीन काल बोला जाता है, बहुत पुराना है। ठीक है? उसके बाद मध्य ऐतिहासिक काल आता है, फिर नया ऐतिहासिक काल आता है, नवीन ऐतिहासिक काल आता है। उसका डिवाइडेशन बाद में करके दिखाएंगे। पहले ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान देते हैं। जो पाषाण काल था, यहाँ पर लोग कैसे जीवन यापन करते थे। देखिए, पाषाण काल में लोग जो है, इंसान जो है, आदि मानव था, जंगलों में निवास करता था, निर्वस्त्र रहता था या पत्ते वत्ते लगा के रहता था या किसी जानवर की खाल से अपने शरीर को ढक के रखता था। आवास के रूप में वो चट्टानों का उपयोग करता था या पहाड़ी गुफाओं में निवास करता था। बेसिकली जब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बात होती है तो इस समय वह कच्चे मांस का उपयोग करता था। खाने के लिए किसका उपयोग करता था? कच्चे मांस का उपयोग करता था। और इसे पाषाण काल इसलिए कहा कि उसका जीवन यापन केवल पाषाण के ऊपर आधारित था। आंधी बरसात, जब भी कोई मौसम खराब होता, गुफाओं में जाकर रहता, चट्टानों की ओट में चला जाता, शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इस कारण इस काल को क्या कहा गया है? पाषाण काल। आज तक हमें इसके किसी प्रकार के कोई लिखित अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। लेकिन नवपाषाण काल एक इंपॉर्टेंट काल के रूप में उभर के आया। यहाँ पर पाषाण तो था, लेकिन पाषाण से बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे आग का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार? भाई, ये चट्टाने आपस में घर्षण किया होगा या किसी भूकंप के कारण किसी भी रीजन से चट्टाने खिसकी होंगी, आपस में टकराई होंगी। आदि मानव दूर से देख रहा होगा। ठीक है? जब चट्टाने टकराई तो उनसे चिंगारी उत्पन्न हुई, और इस चिंगारी के दौरान सूखे हुए घास फूस में क्या लग गई? आग लग गई। और वो आग इतनी तेज गति से बढ़ गई होगी कि उसने जंगल के एक क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया होगा। तो बहुत सारे जीव जंतु उसमें जल के मारे गए होंगे। तो पहली बार जब नवपाषाण काल में आग लगी और आग के दौरान जीव जंतु मरे, तो उस समय पहली बार मानव ने कच्चे मांस को नहीं, पक्के मांस का भक्षण किया होगा, पके हुए मांस का भक्षण किया होगा, है ना? जिसके कारण से इसको स्वाद में अंतर मिला होगा। तब इसको समझ में आया होगा कि यार ये अग्नि तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसने बार बार चट्टानों को या पत्थरों को घर्षण करके देखा होगा, सूखे घास फूस में उनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो गई होगी, और उस समय हम कह सकते हैं आग का पहली बार आविष्कार हुआ था, जिसे हम कहते हैं नवपाषाण काल। क्या कहते हैं दोस्तों? नवपाषाण काल कहते हैं। और इसी काल में फिर पहिए का आविष्कार हुआ।
पहिया जो है, पहिए का आविष्कार, जैसे कोई चट्टान ऊपर से घूमती हुई आई होगी और वो घिसकर घिसकर क्या हो गया, छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गई होगी। फिर उसने जब उसको लुढ़काया होगा तो बहुत लंबे दूर तक, काफी दूर तक लुढ़क के गई होगी। इस कारण से अंदाजा, क्योंकि हमें लिखित अवशेष तो प्राप्त हुए नहीं है, किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी घटनाएं हुई होंगी। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ और पहिए का आविष्कार हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आग का आविष्कार या पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। तो यहां तक मेरे दोस्तों बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद की हम देखते हैं, यदि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर मैं कल लेके आऊंगा आपके सामने, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा यहां पर समझना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो लिपि हमें मिली है उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक। अब भाव चित्रात्मक अर्थात चित्रों के माध्यम से उस समय भाव उत्पन्न किए गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो पद्धति है या लिपि है आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, इस कारण इस पद्धति को या इस लिपि को अज्ञात लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञात भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? अज्ञात, जिसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। और अर्थात वह सभ्यता या वह इतिहास का वह काल जिसके हमें लिखित अवशेष प्राप्त हो गए, लेकिन उनको हमने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। दोस्तों ऐतिहासिक काल आपको पता ही है, हम पढ़ेंगे मॉडर्न जो हिस्ट्री है, मिडल हिस्ट्री है, एनिशेंट हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपको ये जो बेसिक परिचय आपको लगा, कैसा लगा? कल अपन नए टॉपिक के साथ आपके सामने उतरेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत शानदार क्लास रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता कोशिश मैं करूँगा एक पार्ट में ख़त्म करने की, लगभग आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता करवाने की, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाने के प्रयास किए जाएंगे। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।